दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। NSIL को इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों का हस्तांतरण। हाल ही में भारत सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है। GSAT-7 और 7A को छोड़कर पूरी GSAT श्रृंखला NSIL को हस्तांतरण की जाएगी तथा इस तरह डाउनस्ट्रीम सेटकॉम कारोबार विकसित करने की इच्छुक कंपनियों को इसे हस्तांतरण किया जाएगा। नई संचार उपग्रह श्रृंखला पहले से ही NSIL द्वारा संचालित है। NSIL की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए किए जाने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। उपग्रहों का हस्तांतरण के संभावित लाभ। NSIL को इस परिसंपत्ति का हस्तांतरण कंपनी को पूंजी गहन कार्यक्रमों या परियोजनाओं को साकार करने हेतु वंचित वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करेगा और इस तरह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार की संभावना एवं इस प्रौद्योगिकी स्पिन ऑफ की पेशकश को बढ़ावा देगा। इस मंजूरी से घरेलू आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत के एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने की संभावना है। सिंगल विंडो ऑपरेटर के रूप में काम करने वाली NSIL अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देगी। NSIL बोर्ड को अब उपग्रह संचार क्षेत्र में बाजार की गतिशीलता और वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुसार ट्रांसपोंडरों का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार होगा। NSIL अपनी आंतरिक नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुसार क्षमता प्रदान करने तथा आवंटित करने के लिए भी अधिकृत है। अंतरिक्ष क्षेत्रों के सुधारों के अंतर्गत NSIL को व्यापक वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने और एक पूर्ण उपग्रह संचालन के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था। अंतरिक्ष सुधारों के 4 स्तंभ। निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता की अनुमति देना। सरकार सक्षमकर्ता की भूमिका निभा रही है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का गठन। इसका गठन भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को एकीकृत करने के उद्देश्य से किया गया है। हाल ही में ATL स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया जा सके, जहां वे डिजिटल युग से संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने हेतु स्वयं के नवाचार के लिए सक्षम बन सके। विकास परियोजनाओं की निगरानी उपग्रह इमेजिंग द्वारा की जा रही है। फसल बीमा योजना और आपदा प्रबंधन योजना के दावों के निपटान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है तथा नाविक प्रणाली मछुआरों की मदद कर रही है। NSIL भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हुई थी। NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO की वाणिज्यिक शाखा है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी से संबंधित अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना है। मुख्यालय। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका मिशन पृथ्वी अवलोकन और संचार अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों का स्वामित्व और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना, उपग्रहों का निर्माण और मांग के अनुसार उन्हें लॉन्च करना, ग्राहक को संबंधित उपग्रह के लिए प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण करना और उपग्रह को ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार लॉन्च करना, वाणिज्यिक आधार पर पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों से संबंधित अंतरिक्ष आधारित सेवाएं, भारतीय उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण, भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सरकार द्वारा सिस्टम में ओवरलैप को ठीक करने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग की अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।
जिसकी वजह से नए सीडीएस की नियुक्ति में देरी हो रही है। क्या है मामले की पृष्ठभूमि? दिसंबर 2019 में सरकार द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन को मंजूरी दी गई थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा सैन्य मामलों के विभाग को रक्षा मंत्रालय में 5वें विभाग के रूप में गठित किया गया था। इसके सचिव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। क्या है संबंधित प्रकरण? अब तक रक्षा सचिव के अध्यक्षता वाले डीएमए और रक्षा विभाग के बीच कार्य वितरण को लेकर पुराने मुद्दे जारी हैं। दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृति और मानकीकृत समन्वय तंत्र नहीं है। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का भी ओवरलैप होता है। क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? वर्ष 1999 में गठित कारगिल समीक्षा समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सरकार के एकल बिंदु सैन्य सलाहकार होंगे। इसके लिए 4 सितारा जनरल का दर्जा प्राप्त होगा। सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इस कमेटी में 3 सशस्त्र बलों के प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मुख्य कार्य भारतीय सेना के तीनों सशस्त्र बलों के मध्य अधिक से अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना और अंतर सेवा संघर्ष को न्यूनतम करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्ति की आवश्यक शर्तें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर नियुक्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा। सीडीएस के पद से सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों बाद तक बिना किसी अनुमोदन के किसी भी निजी रोजगार की अनुमति भी नहीं होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिकाएं और कार्य। सीडीएस सरकार को सिंगल पॉइंट सैन्य सलाह प्रदान करेगा तथा सशस्त्र बलों के मध्य योजना बनाने, खरीद करने और रसद के संबंध में तालमेल स्थापित करेगा। यह थिएटर कमांड के गठन के माध्यम से स्थल, वायु, समुद्र कार्यवाहियों का समेकन सुनिश्चित करेगा। सीडीएस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा। साथ ही अंतरिक्ष और साइबर स्पेस जैसे नए युद्ध क्षेत्रों को संभालने के लिए त्रिसेवा संगठनों की कमान का नेतृत्व भी करेगा। वह रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। सीडीएस रक्षा अधिग्रह परिषद और रक्षा योजना समिति के सदस्य भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। विध्वंसक अभियानों के खिलाफ कानून। देश पिछले कुछ हफ्तों से विध्वंस अभियान का अनुमान देख रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बुलडोजर के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के विचार उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में कथित रूप से शामिल लोगों से हर्जाना वसूलने के आदेश पारित किए। राज्य सरकार का दावा है कि ये विध्वंस अवैध अतिक्रमण के जवाब में है। हालांकि तथ्य यह है कि ये मनमाने ढंग से विध्वंस एक विशेष समुदाय के कथित दंगाइयों के खिलाफ किए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य दंगों में शामिल लोगों को सामूहिक रूप से सजा देना है। विध्वंस अभियान कैसे है समस्याग्रस्त? आवास का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का अनुच्छेद 11(1) पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित अपने एवं अपने परिवार के लिए पर्याप्त जीवन स्तर, रहने की स्थिति में निरंतर सुधार के लिए सभी के अधिकार को मान्यता देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 11(1) के तहत पर्याप्त आवास के अधिकार जैसे इन मुद्दों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए देश उचित कदम उठाने के लिए बाध्य है। ICESCR के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों को राज्यों द्वारा केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब कानून द्वारा इन अधिकारों की प्रकृति के अनुकूल और पूरी तरह से समाज के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। हालांकि वाचा में दिए गए अधिकारों जैसे पर्याप्त आवास के अधिकार पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध से इन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। ICESCR इन्हें विशेष रूप से अनुच्छेद 5 में मान्यता देते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की रूपरेखा। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ढांचे के तहत एक अच्छी तरह से प्रलिखित अधिकार भी है जो भारत पर बाध्यकारी है। उदाहरण के लिए मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर के अनुच्छेद 25 में कहा गया है, हर किसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास तथा चिकित्सा शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार में मनमानी हस्तक्षेप को भी प्रतिबंधित करता है। उदाहरण के लिए यूडीएचआर के अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि किसी की भी गोपनीयता, परिवार, घर या पात्राचार के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ना ही उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा। अनुच्छेद 12 यह भी निर्धारित करता है कि हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमले के खिलाफ कानून के तहत संरक्षण का अधिकार है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 17 में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को एकल एवं सामूहिक रूप से संपत्ति का अधिकार है और किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति की संपत्ति में मनमाना हस्तक्षेप करना ICCPR के नियमों का घोर उल्लंघन है। संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा है कि कानून की उचित प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह समझाते हुए कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित एवं तर्कसंगत होनी चाहिए। यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया काल्पनिक, दमनकारी और मनमानी प्रकृति की है तो इसे प्रक्रिया बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए तथा इस प्रकार अनुच्छेद 21 की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि नगर पालिका कानून के तहत नोटिस देने का अधिकार प्रदान किया जाता है तो इस अधिकार का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी प्राधिकरण बिना नोटिस दिए तथा कब्जा करने वाले को सुनवाई का अवसर दिए बिना अवैध निर्माणों हेतु भी सीधे विध्वंस कार्य नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 जैसे मामलों में तथा हाल ही में प्रसिद्ध पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017 में इस सिद्धांत को निर्धारित किया है कि संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को पढ़ा और उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के साथ उनकी अनुरूपता को बढ़ाएगा। क्या है भविष्य? यह उचित समय है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका कार्य करे और कार्यपालिका शक्ति के बेलगाम प्रयोग पर आवश्यक रोक लगाए। न्यायालयों को राष्ट्रवादी लोकुल भावना विमर्श का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग करना चाहिए। आपराधिक कृत्य के दंडात्मक परिणाम के रूप में विध्वंस अभियान का औचित्य पूरी तरह से आपराधिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। विध्वंस अभियानों का संचालन एक प्रतिशोधी उपाय के रूप में यहाँ तक कि हिंसा को रोकने के लिए घोषित उद्देश्य के साथ साथ तोड़फोड़ करना कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। क्या है नियो बैंक? डिजिटल बैंक और नियो बैंक में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI नियो बैंक बिजनेस मॉडल पर कड़ी नजर रख रहा है, जहां फिनटेक एक पारंपरिक बैंक के नेटवर्क से संबंधित हो जाते हैं और ग्राहक अनुमुख बैंकिंग सेवा प्रदाता बन जाते हैं। चिंता की बात यह है कि डिजिटल मॉडल व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ सकता है और ग्राहकों के मामले में अंतर्निहित बैंक से बड़ा हो सकता है। यद्यपि नियो बैंक ग्राहक अंतर्निहित बैंक के खाता धारक बने रहते हैं, तो इन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र चैनल फिनटेक के स्वामित्व वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है नियो बैंक? नियो बैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की बजाय नियो बैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है। नियो बैंक वित्तीय संस्थान है जो ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों का एक सस्ता विकल्प देते हैं।
वे परिचालन लागत को कम करते हुए ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हैं। नियो बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने पारंपरिक बैंकों के जटिल बुनियादी ढांचे और क्लाइंट ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को चुनौती दी थी। भारत में इन फर्मों के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है। ये लाइसेंस प्राप्त सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक भागीदारी पर निर्भर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने अभी तक बैंकों को 100% डिजिटल करने की अनुमति नहीं दी है। आरबीआई बैंकों की भौतिक उपस्थिति को प्राथमिकता देने के प्रति दृढ़ है और उसे डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ भौतिक उपस्थितियों की आवश्यकता के बारे में भी बात की है। रेजरपेएक्स, जुपिटर, नियो ओपन आदि भारत के शीर्ष नियो बैंक के उदाहरण हैं। पारंपरिक बैंकों और नियो बैंकों के बीच अंतर, फंडिंग और ग्राहकों का भरोसा। नियो बैंक की तुलना में पारंपरिक बैंकों के कई फायदे हैं, जैसे फंडिंग और सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों का भरोसा। हालांकि विरासत प्रणालियां उनका महत्व कम कर रही हैं और उन्हें तकनीक प्रेमी पीढ़ी की ओर बढ़ती जरूरतों के अनुकूल होना मुश्किल लगता है। नियो बैंक के पास पारंपरिक बैंकों को उखाड़ फेंकने के लिए धन या ग्राहक आधार नहीं है, जबकि उनके पास नवाचार है। वे पारंपरिक बैंकों की तुलना में अपने ग्राहकों को अधिक तेजी से सेवा देने के लिए सुविधा को लॉन्च कर सकते हैं और साझेदारी विकसित कर सकते हैं। पारंपरिक बैंकों द्वारा कम सेवा। नियो बैंक खुदरा ग्राहकों, छोटे और मध्य व्यवसायियों की आवश्यकता को पूरा करता है। आमतौर पर कार्य पारंपरिक बैंकों द्वारा कम किए जाते हैं। वे अभिनव उत्पादों को पेश कर और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करके खुद को अलग करने के लिए मोबाइल फास्ट मॉडल का लाभ उठाते हैं। उद्यम पूंजी और निजी एक्टिविटी निवेशक। वे ऐसे बैंकों के लिए बाजार के अवसर पर गहरी नजर रख रहे हैं और उनमें अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। वर्ष 2020 तक भारत में स्मार्टफोन प्रवेश दर 54% थी, जो वर्ष 2040 तक 96% तक बढ़ने का अनुमान है। भले ही 80% आबादी की कम से कम एक बैंक खाते तक पहुंच है, लेकिन वित्तीय समावेशन के स्तर में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। कम लागत, कम नियम और क्रेडिट जोखिम की अनुपस्थिति नियो बैंक को अपनी लागत कम रखने की अनुमति देते हैं। बिना मासिक रखरखाव शुल्क के उत्पाद आमतौर पर सस्ते होते हैं। सुविधा, ये बैंक ग्राहकों को एक ऐप के माध्यम से अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। गति, नियो बैंक ग्राहकों को त्वरित खाता खोलने और अनुरोध को तेजी से संसाधित करने की अनुमति देते हैं। वे ऋण की पेशकश करते हैं। ऋण के मूल्यांकन के लिए नवीन रणनीतियों में अधिक समय लेने वाले आवेदन प्रक्रियाओं को सीमित करते हैं। पारदर्शिता, नियो बैंक पारदर्शी है तथा ग्राहकों पर लगाए गए किसी शुल्क और दंड की रियल टाइम सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। गहरी अंतर्दृष्टि, अधिकांश नियो बैंक अत्यधिक उन्नत इंटरफेस के साथ डैशबोर्ड समाधान प्रदान करते हैं और भुगतान योग्य और प्राप्त बैंक स्टेटमेंट जैसी सेवाओं को अधिक सुलभ तरीके से प्रदान करते हैं। डिजिटल बैंक और नियो बैंक में अंतर। डिजिटल बैंक और नियो बैंक एक समान बिल्कुल नहीं है, भले ही वह प्रथम दृष्टया डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल पर जोर देने पर आधारित प्रतीत होते हैं, जबकि कभी-कभी इन शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। डिजिटल बैंक अक्सर बैंकिंग क्षेत्र में स्थापित और विनियमित विंडो आधारित ऑनलाइन कंपनी है। दूसरी ओर एक नियो बैंक बिना किसी भौतिक शाखा के स्वतंत्र रूप से या पारंपरिक साझेदारी में पूरी तरह से ऑनलाइन रूप में मौजूद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। I2U2 पहल और भारत के लिए इसका महत्व। I2U2 पहल के एक भाग के रूप में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जुलाई 2022 में अपना पहला अभ्यासी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। क्या है I2U2 पहल? इसकी शुरुआत में I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और UAE के बीच अब्राहिम समझौते के बाद किया गया था, ताकि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके। उस समय इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जाता था। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता था। I2U2 पहल भारत, इजराइल, USA और UAE का एक नया समूह है। समूह के नाम में
I2 का अर्थ भारत और इजराइल है, जबकि U2 का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो इस क्षेत्र में होने वाले भू राजनीतिक परिवर्तनों को दर्शाती है। यह न केवल दुनिया भर में गठबंधन और साझेदारी की प्रणाली को पुनर्जीवित एवं फिर से सक्रिय करेगा, बल्कि उन साझेदारियों को भी जोड़ देगा जो पहले मजबूत नहीं थी या पूरी तरह से उपयोग नहीं की गई थी। क्या है इसका महत्व? इससे देशों को इन नए समूहों के ढांचे के भीतर 4 देशों के बीच सुरक्षा सहयोग तलाशने में मदद मिलेगी। इसमें से प्रत्येक देश एक तकनीकी केंद्र है। जैव प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से इन देशों में से प्रत्येक में प्रमुख है। यह पहल खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। ये देश कई स्तरों पर सहयोग कर सकते हैं, चाहे वह तकनीक हो, व्यापार हो, जलवायु हो, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो या सुरक्षा। भारत के लिए I2U2 का महत्व। भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब राज्यों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अब्राहम समझौते का लाभ मिलेगा। भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है। यहाँ उच्च तकनीक और अत्यधिक मांग वाले सामानों का भी एक बड़ा उत्पादक स्थान है। इस ग्रुपिंग से भारत को फायदा होगा। यह भारत को राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन निर्मित करने में मददगार साबित होगा।